नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। ए कोड ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर्स। तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर्स का एरिया निकालना है। अब समझिए हमें क्या दे रखा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। एक सर्कल है हमारे पास जिसकी की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। एंड वो सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री का है। ए कोड राइट एंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर्स। तो ये जो कोड है हमारी दिस ए बी, हमारी जो कोड है वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर्स का एरिया निकालना है। एक तो ये वाला सेक्टर है जिसको हम माइनर सेक्टर, और ये वाला सेक्टर है जिसको कि हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो माइनर सेक्टर का तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, या फिर माइनर सेक्टर ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। आर यानी रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो 10 सेंटीमीटर है और जो थीटा है वो है 90 डिग्री। तो देखिए आर भी हमारे पास है और थीटा भी हमारे पास है, दोनों की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा 90 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 90 से 4 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 25 टू 55 एंड ये हो गया 55/7, और ये किस यूनिट में दे रखी है हमें, सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 7 से डिवाइड कर लो। (78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ रहा है, इसका माइनर सेक्टर का एरिया आ रहा है। माइनर सेक्टर का एरिया मिल गया। इस वाले सेक्टर को छोड़ के मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये बाहर वाला एरिया मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं हम पहले, जो होता है पाई आर स्क्वेयर यानी 22/7 इंटू 100, और ये आ गया, इसको डिवाइड करेंगे आप 314.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। So we have to find the area of major sector. So area of major sector is equal to, किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर में से माइनर सेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल आया है 314.2 माइनस ये है 78.5, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 12 - 5 is 7, यहाँ पे आ गया 13 - 8 is 5, और यहाँ पे आएगा आपका 0 एंड 10 - 7 is 3 एंड 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। तो इसका जो एरिया है वो 235
7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, बस लॉजिक दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि माइनर सेक्टर का तो फॉर्मूला हमारे पास है और मेजर सेक्टर का निकालने के लिए इस पूरे सर्कल में से हम माइनर का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर अ ऑड नंबर। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन है। एक डाई को फेंका जा रहा है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो सकती हैं? हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि टोटल 6 आउटकम हो सकती हैं। तो हम लिखते हैं ए डाई इज रोल्ड, ए डाई इज थ्रोन, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो कितनी है हमारे पास? वो 6 हो गई। पहला क्वेश्चन है ए प्राइम नंबर, लेट ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, कि हमें एक प्राइम नंबर मिले, इसको हमने ई इवेंट माना है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो गई? सो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं हमारे पास। देखो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 2, 3, 5 आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएंगी 3, या फिर आप लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हमारे पास? वो हैं 2, 3 और 5, यही तो प्राइम नंबर्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी कि 3/6 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। अगला क्वेश्चन है लेट एफ डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग, किसका मान लिया हमने? एफ डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? आप क्लियरली देखें, डाई को जब रोल किया जाएगा तो ऑड नंबर कौन कौन से आ सकते हैं? 1, 3 और 5, यानी अभी भी 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर, यानी इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। क्वाइट सिंपल सा फॉर्मूला यूज करें कि यहां पर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और बस आप उनकी वैल्यू रखें तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इसके बाद हमने 4 मार्क्स वाले सेशन को फिनिश कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 हमसे? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। काफी सिंपल क्वेश्चन है, समझिए। यहां पर हमारे पास एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग दे रखी है, दिस इज 7 मीटर। एक टावर है जो काफ़ी इससे लंबा है। आप बोलें सर आपको कैसे पता चल गया कि ये टावर जो है इस बिल्डिंग से बड़ा है? तो वो ऑब्वियसली कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन तो तब बनता है ना जब हम अपनी हाइट से ऊपर देखेंगे। तो
तो यहां से आप एक अर्थ के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें। यहां से इस केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, और इस बिल्डिंग की टॉप से इस केबल टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहीं पर बनता है। हम एक लॉजिक यूज करते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले ये एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके हो गया। और अब वो कह रहा है कि इस केबल टावर की लेंथ हमें बता दीजिए। क्या डाटा दे रखा है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और उसके टॉप से केबल टावर के टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री है और उसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। तो उस केबल टावर की लेंथ बता दीजिए। हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू ED, वो कितनी है हमारे पास, 7 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ बिल्डिंग भी कह सकते हो आप। ठीक है, अब नाउ इन ट्रायंगल ABD ले लेते हैं हम। इन ट्रायंगल ABD, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, AB ओवर BD। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, tan 45 डिग्री। tan 45 होता है 1, सो AB इज इक्वल टू BD हो गया और जो है 7 मीटर। तो ये वाली लेंथ भी 7 और ये वाली लेंथ भी 7। जो ये AB है BD के बराबर हो गया और हमें पता है जो BD है वो किसके बराबर है, AE के, दैट इज 7 मीटर और ये भी 7 मीटर है। नाउ इन ट्रायंगल CEA ले लेंगे हम इस ट्रायंगल के अंदर। इन ट्रायंगल CEA, CE ओवर EA, CE ओवर EA, आप समझें, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज 10 और एंगल है 60 डिग्री। CE तो हमें निकालना है और EA हमारे पास है 7 एंड दिस इज √3। तो जो CE है वो आ गया 7√3। क्या आ रहा है, 7√3। हमें निकालना था हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर की मैं बात करूं तो वो क्या है, दिस इज CD। CD मतलब CE प्लस ED। CE हमने अभी निकाला, वो आया 7√3 और ED हमें पता है वो है 7। दोनों में से 7 कॉमन ले लें, √3 + 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द केबल टावर। देखिए तरीका क्या लगाया हमने, देखो ये तो इसके बराबर था, हमें क्लियरली दिख रहा था। हमने इस ट्रायंगल ABD में लेकर के इस BD की लेंथ निकाल ली। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इसके बराबर आए। अब एंगल 45 था तो ये बराबर होते हैं, हमने इसको बराबर कर लिया तो ये लेंथ मिल गई। अब इस ट्रायंगल की एक साइड मुझे पता है तो इन ट्रायंगल CEA लेकर के हमने ये CE निकाल लिया। ED पता था और वही के वहां जो केबल टावर की हाइट है, तो हाइट ऑफ टावर इज CE + ED। दोनों को ऐड किया और हमें केबल टावर की जो लेंथ है वो मिल गई है। नाउ 31 के और वाला पार्ट देखिए। हमें इस टर्म 1 + sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा ओवर 1 + sin थीटा को 2 sec थीटा के बराबर प्रूव करना है। तो हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे 1 + sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा ओवर 1 + sin थीटा। नाउ ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो दे ही रखे हैं, साइन
साइन कॉस से ज्यादा हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते, तो यहां पर आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम आएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और यहां बन गया 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस थीटा और उसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं, 1 का स्क्वायर 1, 2 साइन थीटा 1 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे है हमारा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहां इन दोनों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये 1 हो गए, 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस 1 इज 2, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 2 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 सेक थीटा एंड विच इज अवर राइट हैंड साइड। और हमें इस टर्म को इसी के बराबर प्रूव करना था, तो केवल हमने एलसीएम इसका लिया है और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर शो कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मीजर देयर लेंथ। तो ये क्वेश्चन हमारा कंस्ट्रक्शन से है। मैं थोड़ा सा डायरेक्शन आपको दे देता हूं किस तरीके से इसे करना है। क्या कह रहा है कि एक सर्कल बनाइए जिसकी की रेडियस 6 सेंटीमीटर हो और इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट होना चाहिए और इस पॉइंट से इस सर्कल पर पेयर ऑफ टेंजेंट बना दीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहला आप काम करेंगे, आपके पास जो आपका कंपास है, जो प्रकार है, उसको 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और यहां इस पॉइंट पर रख करके थोड़ा सा इस तरफ एक 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल बना देंगे। तो ये एक सर्कल हो गया जिसकी की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर अवे, तो यहां से यहां 6 हो गया, यहां पर आप स्केल रखें और कहीं यहां तक आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और एक लाइन ड्रा कर दें। तो ये जो पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट ए इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस पॉइंट से इस सर्कल पर पेयर ऑफ टेंजेंट डालनी है। तो अब आप क्या करेंगे, इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। इस लाइन को बाइसेक्ट करने का तरीका काफी सिंपल है। आप प्रकार को आधे से ज्यादा ओपन करेंगे और एक आर्क यहां लगाएंगे ऐसे, और इसी पॉइंट से एक आर्क नीचे लगाएंगे कुछ इस तरीके से। उतना ही ओपन करके रखना है और इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क ऐसे लगाएंगे और ऐसे ही नीचे एक आर्क लगाएंगे। तो आपके पास 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इन पॉइंट को आप इस तरीके से ड्रा कर देंगे। अब ये लाइन आपकी बाइसेक्ट हो गई, ये थोड़ा इस तरफ आएगी आपकी। फिर आप इसको मिडल पॉइंट मानकर अपने कंपास को इतना ओपन करेंगे और एक सर्कल बना देंगे इस तरीके से। इस 10 सेंटीमीटर को आप डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रा कर दोगे। अब ये जो सर्कल आपने बाद में बनाया है, ये इस पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा और इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिला करके एक लाइन बना दो। दिस इज सम से पी ए एंड दिस इज क्यू ए। सो पी ए एंड क्यू ए
आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, रिक्वायर्ड टेंजेंट, तो टेंजेंट तो हमारी ड्रा होगी, पी ए एंड दिस क्यू ए आर रिक्वायर्ड टेंजेंट, और वो कह रहा है इन टेंजेंट की लेंथ और मीजर कर लें। तो आपके पास स्केल होगा, आप स्केल को यहां रखोगे और इस पॉइंट को मेजर करोगे तो ये सम 8 मीटर सेंटीमीटर हमारे पास आएगी। दिस इज द लेंथ सेंटीमीटर। सो 8 सेंटीमीटर के आसपास ये हमारी जो लेंथ है हमारी यहां पर आ जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू आप जब इसको ड्रा कर लोगे वही लिखनी है, वो कितनी आती है। तो ये तरीका है आपका इस दो टेंजेंट्स को यहां पर ड्रा करने का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन। ओके, एक टॉय है जो कि बेसिकली कॉन की शेप का है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। ओके, आप सर्कल को समझें जो यहां दे रखा है। हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है इस तरीके से। इस हेमिस्फीयर पर एक कॉन को माउंट किया गया है और दोनों की जो रेडियस है वो सेम है। इसके बाद वो कह रहा है कि इनकी जो रेडियस है वो 3.5 है। दिस इज 3.5 और यहां पर ऐसे भी ये 3.5 होगी और ये सम h है। दिस इज ए बी सी, ठीक है। और वो कह रहा है जी हाइट, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, मतलब ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। और वो कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हमें इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो उसके लिए आप देखें, हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन निकाल लेंगे प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब ये वाली ओ ए लेंथ निकाल लेते हैं। हमारे पास ए सी है 15.5 सेंटीमीटर और हमें पता है जो ए सी है वो बराबर है ए ओ प्लस ओ सी, दैट इज 15.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ओ ए यानी ए ओ, इसको इस तरफ ले जाएंगे 15.5 माइनस 3.5, दिस इज 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये वाली लेंथ आ गई 12। बस अब बात बन जाएगी। देखिए जरा, दिस इज एल, ये आपकी इसकी एल है, स्लेंट हाइट बोलते हैं इसको कॉन की। तो अब हम निकालते हैं सी एस ए ऑफ कॉन। तो सी एस ए ऑफ कॉन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पाई आर एल, पाई आर एल। और एल जो है वो किसके बराबर होता है, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच यानी ये हाइट ओ ए, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस आर का स्क्वायर यानी ये रेडियस 3.5 का स्क्वायर। तो 3.5 का स्क्वायर कर लेंगे हम, ये आ जाएगा 12.25। फिर इन दोनों को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लो, 144 प्लस 12.25, ये हो जाएगा हमारे पास 156.25। अरे देखिए ये तो पॉइंट में रूट आ गया। तो रूट को पॉइंट में निकालने से बेहतर है आप क्या करें, इसमें से पॉइंट हटा लो और दोनों पे अलग अलग रूट लगा लो। अब 100 का रूट तो हो गया 10, क्वाइट सिंपल। ऊपर वाले का कर लो, 1 1 जा 1 इज 0, 56 नीचे आ गया, 1 प्लस 1 इज 2, 2 से 2 टाइम्स जाएगा ये, तो यहां पे आ जाएगा 44, दिस इज 12, 25।
दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 24 और ये 5 टाइम्स जाएगा आई थिंक। दिस इज 5 5 25 2 एग्जैक्टली पूरा हो रहा है। तो 125 इसका रूट आ रहा है, 125 जो है इस ऊपर वाले का रूट आ रहा है। पॉइंट लगा लेंगे 12.5 सेंटीमीटर, ये एल आ रही है हमारे पास। अब देखो इस एल को निकालना ही थोड़ा सा टफ टास्क हमारे पास था। अब यहां पर हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, वो होगा CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ कॉन तो है पाई आर एल और CSA ऑफ हेमिस्फीयर है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और हाफ हेमिस्फीयर है तो 2 से डिवाइड कर दो 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है यहां से, पाई आर दोनों में है, कॉमन ले लिया, यहां पे बचा L और यहां पे बचा 2R। पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू है 3.5 यानी पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगा लो, L आया है 12.5, 2R यानी 2 इंटू 3.5, 22/7 इंटू 35/10 इंटू 12.5 और ये बन गया 7 यानी 19.5, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 आ गया। 7 से 5 टाइम, 5 से 2, 2 से 11 टाइम्स। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 11 5 55, 5 4 कैरी 10 आ गया बाई 10, तो ये आ रहा है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। तो करना क्या था, बेसिकली हमने इस टर्म को यूज करके पहले हाइट ऑफ कॉन निकाल ली, हाइट ऑफ कॉन मिलने के बाद हमने स्लैंट हाइट निकाल ली और फॉर्मूला लगाया CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को हम ऐड करेंगे तो हमें इस पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया जो है वो यहां पर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 के और वाला पार्ट देखिए। ए मेटालिक स्फीयर of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of cylinder. तो हमें एक कंसेप्ट यहां पर यूज करना है कि किसी भी शेप को, मान लीजिए स्फीयर को सिलेंडर में कास्ट किया जा रहा है या फिर इस सिलेंडर को इस स्फीयर में कास्ट किया जा रहा है, मतलब आप इन्हें पिघला के ये बना रहे हो या सिलेंडर को पिघला के स्फीयर बना रहे हो, तो एक ही कंसेप्ट याद रखें कि जो दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा, क्योंकि उनका जो भी मेटल है वो तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो उनका जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा और फिर उसकी मदद से जो भी ये डाटा हमसे पूछेगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो दे रखा है वो लिखें, यहां पर रेडियस ऑफ स्फीयर वो दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई 4.2 का क्यूब, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 कर लो। अब देखो आप इसे सॉल्व मत करने लग जाना, सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे फिर आपको इसे कैंसिल करने में दिक्कत आएगी। आगे दे रखा है रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर
और हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है। लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज h। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वेयर h, यानी पाई आर का स्क्वायर हो गया 36 इंटू h, एंड दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज आल्सो सेंटीमीटर क्यूब। सिंस metallic sphere is casted into cylinder, so their volumes are equal। तो जो उनके वॉल्यूम है वो इक्वल होंगे। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस इतना कंसेप्ट आपने कर लिया, क्वेश्चन हो गया। बस कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन के लिए इजी बता दूं, सॉल्व मत करना, दोनों को इक्वल रख लो। पाई इंटू 36 इंटू एच इज इक्वल टू 4/3 पाई, इसका क्यूब है यानी 42/10, 42/10 इंटू 42/10। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से 6 टाइम्स, 6 से 7 टाइम्स, 6 से 7 टाइम्स, 3 से 3 4 12। यहां पे आ गया h इज इक्वल टू 56 इंटू 49/1000। चेक कर लो, एक ही बार कैलकुलेशन करनी, बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी हमें। 56 इंटू 49, ये आ रहा है 2744/1000, यानी कि आप इसे पॉइंट लगाएंगे पीछे से गिन करके, तो ये हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। तो ये काफी सिंपल था। हमने उस स्फीयर की वॉल्यूम को जिस सिलेंडर में कास्ट किया था उसकी वॉल्यूम के बराबर रख लिया। ऑब्वियसली सारा डाटा गिवन होगा, बस एक टर्म वो पूछेगा, वो h दे के r पूछ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहां पे ये दोनों वैल्यू दे करके इसका r पूछ सकता था, तो वो कुछ भी कर सकता है। बस ये कंसेप्ट माइंड में रहना है कि कास्टेड किए हुए दोनों, जिसमें कास्ट किया है उसकी दोनों की जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगी। फिर वो चाहे कोई भी वैल्यू पूछ ले, आप सिंपली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ Set A, question number 34. The following table gives us the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate. मतलब क्या है कि किसी सिटी के 35 सिटीज का ये डाटा है कि वहां पर लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर कितनी है, उसका ये डाटा हमें दे रखा है। आपको मीन लिटरेसी रेट निकालना है। तो मीन निकालने के 3 मेथड हैं। पहला तो है हमारा डायरेक्ट मेथड, फिर अज्यूम्ड मीन मेथड, फिर उसके बाद स्टेप डेविएशन। तो मैं यहां इसको यूज करने के लिए थर्ड वाला मेथड जो कि स्टेप डेविएशन है वो यूज करने वाला हूं। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई ओवर समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ये हमारे पास आपका स्टेप डेविएशन से मीन निकालने का फॉर्मूला है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे एक्साई। एक्साई निकालने के लिए इन दोनों का सम करें तो ये आ रहा है हमारा दैट इज 100/2, ये आ गया 50। तो यहां एक्साई की वैल्यू है 50। फिर आप अगले वाले दोनों को ऐड करें तो ये आएगा आपके पास 120/2 यानी 60।
फिर आएगा 70, 80 एंड 90। आप बोले सर आपने कैसे लिख दिया? जितना क्लास इंटरवल्स के बीच में डिफरेंस है उतना ही एक्साई के बीच में डिफरेंस होता है। पहले दो निकाल लें या एक निकाल लें, उतना डिफरेंस बढ़ा के आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। वरना यहां भी दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, इतना ही आपको मिलने वाला है यहां पर। अब उसके बाद हम निकालेंगे डी आई, जो होता है एक्साई माइनस ए। ए होता है हमारा अज्यूम्ड मीन। हम किसी को भी एक मीन मान लेते हैं, हम बीच वाले को मान लेते हैं। आप 80 को मान लोगे, 60 को मान लोगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्साई माइनस ए यानी 50 माइनस 70 कितना हो गया? माइनस का 20। यहां पे माइनस का 10, 0, 10 और 20, ये हो गया। ui यानी एक्साई माइनस ए, जो डी आई आया है उसको h से डिवाइड करना है। h होता है इनके बीच का डिफरेंस, वो है 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज -2, -1, 0, 1, 2। अब निकालना है fi ui। तो fi इंटू ui, आप यहां पर एक एरो टाइप भी लगा सकते हैं। 3 इंटू -2 इज -6, 10 into -1 is -10, and 11 into 0 is 0, 8 into 1 is 8, and 3 into 2 is 6। समेशन ऑफ fi ui यानी जो भी ये भी हमारे पास fi ui आया है इसका सम करना है। दिस इज -16 एंड दिस इज 14, तो ये आ गया -2। अब समेशन ऑफ fi और निकाल लो, वो कितना आएगा? 13 और 11 हो गया हमारे पास 24 और 8, 24, 8, 32, 3, 35 हो गया। सारी वैल्यूज हमने निकाल ली, अब फॉर्मूले में पुट कर दें। सो x बार हमारे पास आ जाएगा, अज्यूम्ड मीन था हमारा 70, समेशन ऑफ fi ui आया है -2, ये 35 और h है 10। यहां पर 5 से 7 टाइम्स और 5 से 2, ये आ गया 70 -4/7। तो ये आ जाएगा आपका 4/7 को कर लें आप, दिस विल बी, या फिर आप एलसीएम ले लो, ये हो गया 490 -4, यानी ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी 486/7। सो इस 486 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, (69.4), या फिर और भी आगे कर सकते हो आप, दिस विल बी 69.42%। सो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। वो क्या पूछ रहा था? मीन लिटरेसी रेट। सो मीन लिटरेसी रेट इज 69.42%। तो परसेंट में पूछ रहा था, तो जो मीन है वो भी परसेंट में ही हमारा आएगा। मैंने यहां पर इस मीन को निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया। आप इसके लिए आप कोई और मेथड या अज्यूम्ड मीन या फिर डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत आपकी क्वेश्चन पर नहीं होगी, क्योंकि वो केवल मीन निकालने के लिए कह रहा है, मेथड का उसने कोई जिक्र नहीं किया। सो इट्स अप टू यू, आप जो मेथड यूज करना चाहें वो यूज करने के लिए फ्री है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने सेट ए को फिनिश कर लिया है। इससे आगे का जो क्वेश्चन सेट है, सेट बी, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।